नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र जलदीप जयपुर राजस्थान से। दोस्तों काफ़ी टाइम से नोट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। दोस्तों कानून हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों अगर आप कानून से जुड़े रहे तो आप कई चीज़ों से बचे भी रहेंगे और दूसरों के लिए एक हिम्मत भी पैदा करोगे। तो दोस्तों आज मैं आपको कानून की कुछ बेसिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे नोटबुक से है। सबसे पहले जानेंगे कि कानून होता क्या है। कानून ऐसे नियमों का समूह है जिसमें किसी अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान है। कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दोस्तों नैतिक समाज के निर्माण के लिए और समाज में अपराध न बढ़े इसके लिए हमें कानून की ज़रूरत होती है। दंड को परिभाषित आईपीसी द्वारा किया गया है, जिसे इंडियन पिनल कोड 1860 में निर्मित किया गया है। कानून को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों आराम से देखिए, समझिए। कानून को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दीवानी मामले यानी कि सिविल लॉ और आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल लॉ। दीवानी और आपराधिक मामले में अंतर होता है। दीवानी मामले में आर्थिक क्षतिपूर्ति यानी कि इकोनॉमिक कंपेंसेशन देनी होती है, जैसे कि तलाक, ज़मीनी किराएदारी। इन मामलों के अंदर हमें कंपेंसेशन का ही प्रावधान होता है, इसमें सज़ा नहीं होती। दीवानी मामलों के लिए सीपीसी होता है यानी कि सिविल प्रोड्यूसर कोड होता है। इन मामलों में सज़ा का प्रावधान नहीं होता। आपराधिक मामले के अंदर सज़ा का प्रावधान होता है, जबकि आपराधिक मामलों के अंदर सज़ा का प्रावधान होता है, जैसे कि हत्या, मर्डर संबंधित मामले। आपराधिक मामलों के लिए आईपीसी होता है। अपराध क्या होता है? अपराध वह है जिसे समाज में क्षति पहुंचे या लोगों को क्षति पहुंचे। अपराध के लिए आवश्यक तत्व होते हैं मानव, दुराशय, आशय, योजना। आपराधिक मनोवर्ती, योजना का कार्यान्वयन, क्षति, नुकसान पहुंचे। मनोवर्ती को मीन्स रेट भी कहते हैं और कार्यान्वयन को एक्ट रेट्स भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों जब मिलते हैं तो इसे क्राइम अपराध की भाषा में आते हैं। अपराध के प्रकार होते हैं जैसे कि संज्ञेय अपराध। अपराध जो प्रकार होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, इसमें गंभीर अपराध होते हैं। इसके लिए 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है। अपराधी को बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे कि चोरी, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण आदि के लिए। चोरी के लिए सज़ा का प्रावधान धारा 380 में है और इसे धारा 378 में परिभाषित किया गया है। लूट के लिए सज़ा का प्रावधान धारा 392 में है और इसे धारा 390 में परिभाषित किया गया है। 2 व्यक्ति बैंक में गए और 2 करोड़ की डकैती डाल दी। अब डकैती की जगह लूट का प्रयोग होगा, क्योंकि डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, लेकिन 2 व्यक्ति गए तो इसे लूट का ही प्रयोग होगा यहाँ पे। और डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक लोगों के लिए होता है। लूट के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, पर 5 से कम होने चाहिए। अगर कहीं पे 3, 4 भी हो गए तो वो लूट ही कहलाएगी। अगर 5 या 5 से ऊपर हो गए तो उसे डकैती कहा जाता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में अनाधिकार प्रवेश करता है और एक कीमती वाच चुराना चाहता है, लेकिन चोरी को कार्यान्वित नहीं कर पाता, तो ये चोरी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, वो वहाँ पे चोरी के लिए गया था लेकिन वो वहाँ से सफल नहीं हो पाया, तो इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। अब असंज्ञेय अपराध क्या बोलते हैं, यानी कि नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस। असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। ये छोटे अपराध होते हैं जैसे कि मारपीट। ठीक है ना। वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। वारंट जारी करने के लिए अपराध की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। दंड विधान, इसे बोलते हैं आईपीसी, दंड विधान। और दंड की परिभाषा और संज्ञा का प्रावधान, सजा का
प्रावधान। दंड के बाद की सारी प्रोसेस सीआरपीसी में की गई है, यानी कि क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड में बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि सज़ा किस तरह से दी जाएगी। पुलिस प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि पहली जो प्रक्रिया होती है सीआरपीसी में वो पुलिस प्रक्रिया अपनाती है, और न्यायिक प्रक्रिया जिसे आईपीसी में होती है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें 23 अध्याय होते हैं जिसमें टोटल 511 धाराएं होती हैं। सबसे बड़ा अध्याय है 17 और सबसे छोटा अध्याय है 23। इसमें मूल विधि का प्रयत्न बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो इसकी मूल विधि, बेसिक लॉ में जो मूल विधि है क्लास सेकंड में, इसमें असंज्ञेय अपराध को जमानती अपराध भी कहते हैं और संज्ञेय अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। इनके बारे में हमने उपरोक्त में देख ही लिया, समझ लिया। अब प्रथम विधि का प्रयोग, फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1833 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिक ने 1828 से 1835 में था। जो जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग थे वो 1828 से 1835 में थे। इसके अध्यक्ष थॉमस वेलिंगटन मैकाले 1834 और 38 में थे। ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। स्वतंत्रता पश्चात पहला विधि आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। इसका गठन फरवरी 2020 में हुआ था। 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ था, जिसके अध्यक्ष दलवीर सिंह चौहान थे। आईपीसी का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 को पेश किया गया था। आईपीसी का दूसरा नाम ताज-ई-रात हिंद भी है। आईपीसी 1 जनवरी 1962 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। धारा 307 हटने के बाद में अब जम्मू कश्मीर में भी यह आईपीसी लागू हो गया है। ठीक है दोस्तों, आईपीसी 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पहले दंड के लिए आरपीसी थी, यानी कि रणवीर पेनल कोड, यानी कि धारा 300 जो हटी है उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा जो चल रहा था उनका दंड प्रक्रिया वो आरपीसी के नाम थी, जिसका नाम था रणवीर पेनल कोड। रणवीर डोगरा वंश के थे। आरपीसी 1932 से 2019 तक लागू हुई है जम्मू कश्मीर में। गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव में आईपीसी 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई थी। नोट करने वाली बात है कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और पांडिचेरी 1954 में फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ था और दमन और दीव 1962 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका में लगभग आईपीसी 1860 के समान दंड संहिता है। तो इन देशों में भारतीय आईपीसी के समान दंड संहिता है, इन सभी देशों में, इतना जान लीजिए। आईपीसी में कुल अध्याय 23 है और कुल धाराएं 511 हैं। अध्याय 1 से 5 तक धाराएं हैं। धारा 1 में
संहिता का नाम विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर आईपीसी 1860 लागू होगा। धारा 2 में भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो अपराधी है उसे दंड आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 3 के अंदर भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी आईपीसी के अनुसार उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा जैसे वह भारत में ही हुआ हो। धारा 4 में भारतीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, भारत की सीमा के बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर हुए अपराध, भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर खतरा पहुंचाना, ये धारा 4 में आता है। लेसन क्लास 3 के अंदर मूल विधि में हम जानेंगे बेसिक लॉ में धारा 5, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होती, जैसे सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सैनिक और अधिकारियों पे आईपीसी लागू नहीं होती, क्योंकि इनका खुद का एक न्यायिक मेथड होता है। अध्याय 2 में परिभाषाएं दी गई है कि धारा 6 कुछ विशेष उपबंध जो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे कर्त्य में लागू नहीं होते। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के लिए सजा नहीं है। धारा 6 में 7 वर्ष से कम के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। धारा 82, 7 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए भी सजा नहीं है, लेकिन इसमें से यह प्रूव होना चाहिए कि बच्चे को कर्त्य का ज्ञान नहीं था। धारा 83, धारा 8 के अंदर लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही शब्द होता है। धारा 9 के अंदर वचन, एक वचन, बहुवचन शब्दों की व्याख्या है। और धारा 10 में पुरुष और स्त्री, किसी भी आयु के व्यक्ति को पुरुष नर से संबोधित किया जाएगा और लड़की को औरत के शब्द से संबोधित किया जाएगा। स्त्री नारी से संबोधित किया जाएगा। धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा, जैसे कि धारा 11 के अंदर व्यक्ति की परिभाषा होती है, कंपनी, फैक्ट्री आदि को व्यक्ति शब्द से संबोधित किया जाएगा। धारा 12 में लोक की परिभाषा, कोई भी वर्ग या समुदाय। ठीक है दोस्तों। धारा 17 के अंदर सरकार की व्याख्या, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की। धारा 18 में भारत राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। धारा 19 के अंदर न्यायाधीश ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्याय के लिए आबद्ध हो, इनके बारे में बताया गया है। धारा 20 के अंदर न्यायालय की पूरी संपूर्ण परिभाषा के बारे में बताया गया है। और धारा 22 के अंदर जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। धारा 23 के अंदर सदोष लाभ, सदोष हानि के बारे में विस्तार से बताया गया है। धारा 24 के अंदर बेईमानी, धारा 25 के अंदर कपटपूर्ण के बारे में बताया गया है। धारा 34 में सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंस्टॉलेशन, इनके बारे में बताया गया है। ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1955 का एक मामला है, जिन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं कि योजना पहले से ही बनाई जाए, योजना घटना स्थल पर भी बनाई जा सकती है, इसके बारे में बताया गया है। भूप सिंह बनाम पंजाब सरकार 1997 में जो योजना, जो केस है, यह योजना घटना के दौरान भी हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1924 का एक केस है, जो किसी आशय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी एक अपराध है। ठीक है दोस्तों। धारा 40 के अंदर अपराध की यानी क्राइम की परिभाषाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। धारा 44 जो सती या नुकसान से संबंधित बताया गया है। धारा 45 जीवन की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और धारा 46 मृत्यु की परिभाषा के बारे में बताया गया है। बेसिक लॉ के मूल विधि में क्लास 4 के
चैप्टर में और नोट्स में हम देखेंगे कि अध्याय 2 के अंदर 6 से 52A तक धारा ये है। धारा 47 जो जीव जंतु की व्याख्या करता है। धारा 49 में वर्ष, मास, मंथ की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा 52 के अंदर सद्भावना शब्द की परिभाषा है और धारा 52 में संश्रय की परिभाषा है। अध्याय 3 के दंड की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, जो 53 से 75 तक की धाराएं है जो आईपीसी में है। धारा 53 में दंड की परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि दंड किस प्रकार के होते हैं और प्रकार के हैं। मृत्युदंड के बारे में बताया गया है, यह सबसे बड़ा दंड है। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार वाद हुआ, जिसमें कहा गया कि मृत्युदंड जघन्य गंभीर मामलों में ही दिया जाएगा। आज़ाद भारत में अभी तक 57+4 टोटल 61 लोगों को ही फांसी दी गई है। जैसा अब तक का मेथड है उसके अंदर और प्रेजेंट में वर्तमान में कितने लोगों को फांसी हुई है, ये आपको अपडेट के बारे में आगे के वीडियो में हम बताएंगे। 2004 से 2020 तक 8 लोगों को फांसी दी गई है दोस्तों, जिनमें 2004 में धनंजय चटर्जी जो बलात्कार के केस में था, इसको सज़ा दी गई है। और 2012 में कसाब जो एक आतंकवादी था जिन्होंने एक होटलों में कई विस्फोटक किए थे, कई आतंकवाद गतिविधियों को शामिल था और उन्होंने इस अंजाम को वो दिया था, कसाब को दिया गया था। 2013 में अफजल गुरु को जो एक आतंकवादी गतिविधियों को अपनाता था और सूचनाएं देने का, इसको दिया गया था। 2015 में याकूब मेनन जो एक आतंकवादी था और 2020 में निर्भया केस बलात्कार केस में आजीवन कारावास दिया गया है। कारावास सश्रम कारावास होता है और दूसरा होता है साधारण कारावास। संपत्ति का संपहरण, अपराधी की संपत्ति को अवैध तरीके से अपनाई गई है, जिसका संपहरण सरकार कर सकती है, जिसके लिए कुर्की वारंट जारी किया जा सकता है। संपत्ति को जब्त करना यानी कि जुर्माना, अर्थदंड, फाइन। धारा 54 में मृत्युदंड का लघुकरण कम करना। धारा 55 के अंदर आजीवन कारावास का लघुकरण यानी 14 वर्ष से कम करना। धारा 57 में आजीवन कारावास का लघुकरण यानी 20 वर्ष से कम करना। और धारा 60 में सश्रम कारावास और साधारण कारावास की अवधि ये न्यायाधीश निश्चित करते हैं। आईपीसी की धारा 63 के अंदर जुर्माने की रकम दोनों पक्षों को आर्थिक स्थिति को देखकर तय की जाएगी। आईपीसी की धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास है और आईपीसी की धारा 67 के अंदर जुर्माना न देने पर कारावास अनुपात यानी कि 50 रुपये का 2 माह या 2 माह से कम की सज़ा का प्रावधान है। 100 रुपये से 4 माह या 4 माह से कम, इनसे अधिक 6 माह का कुछ भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 71 कहती है कि कई अपराधों से मिलकर बना अपराध है। एक व्यक्ति हत्या के साथ साथ लूट के मामले में भी संबंधित हो, इसके लिए सबसे कम सजा वाला अपराध को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। आईपीसी की धारा 75 कहती है कि धारा 71 की व्याख्या को पूर्ण रूप से बताती है इसमें और एक्सप्लेन करती है। आईपीसी की धारा 73 एकांत परिरोध। ठीक है दोस्तों, और हम बेसिक लॉ के अंदर मूल विधि में हम जानेंगे कि धारा
आईपीसी की धारा 73 एकांत परिरोध, इसका एकांतवास में कोई अपराधी किसी से भी नहीं मिल पाता। एकांतवास को कठोर से कठोर कारावास भी कहते हैं, जो आईपीसी की धारा 73 में है। आईपीसी की धारा 74 कहती है एकांत परिरोध की अवधि सजा पर निर्भर करती है। सजा 6 माह तक है, जो एकांत परिरोध अधिकतम 1 माह का होगा। सजा 6 माह से 1 वर्ष तक हो तो एकांत परिरोध अधिकतम 2 माह का होगा। सजा 1 वर्ष से अधिक हो तो एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह का होगा। नोट, एक बार में 1 माह में एकांत परिरोध की अवधि 14 दिन से अधिक नहीं होगी। ये भी विशेष बात है इसमें। अध्याय 4 के अंदर बताया गया है कि साधारण अपवाद धारा 76 से 95 के बीच में क्षमा योग्य अपराध होते हैं और धारा 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा। आईपीसी की धारा 76 कहती है कि विधि द्वारा आपदत और तथ्यों की भूल है। धारा 80 कहती है कि विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना, यानी कि केस स्टडी में हम देखेंगे कि ईमानदारी से काम करते हुए किसी व्यक्ति से अगर कोई दुर्घटना घटती है जिसमें उसकी कोई आपराधिक मनोवृत्ति नहीं होती है तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों। आईपीसी की धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम के शिशु का अपराध एक अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 83 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम के बच्चे की अपरिपक्व समझ के लिए भी अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 84 कहते हैं कि सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य सम्मति से विद परमिशन, इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। आईपीसी की धारा 87 कहती है कि सम्मति से की गई मृत्यु, यानी कि केस स्टडी में देखते हैं कि हम ए और बी बॉक्सिंग करते हैं और उसी दौरान बी की मृत्यु हो जाती है तो ए अपराधी नहीं है, ये धारा 87 कहती है। आईपीसी की धारा 92 सम्मति के बिना मृत्यु और आईपीसी की धारा 93 कहती है सद्भावना पूर्वक ससूचना। आईपीसी की धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि सेल्फ डिफेंस और आईपीसी की धारा 100 कहते हैं निजी प्रतिरक्षा से मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। आईपीसी की धारा 103 प्रॉपर्टी बचाने मृत्यु तक कारित करने का अधिकार। बेसिक लॉ में हम मूल विधि के क्लास सेक्शन 6 में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ से हम आईपीसी के बाकी की और धाराओं के बारे में जानेंगे। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है तो धारा 100 निजी प्रतिरक्षा से मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। जब आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य हत्या कारित करने का है तब धारा 100 बलात्संग, अप्राकृतिक संबंध, अम्लीय हमला जिसे एसिड अटैक कहते हैं, अपहरण, किडनैपिंग, ये शामिल होते हैं। और धारा 103 में बचाने के मृत्यु कारित करने का अधिकार, जैसे कि रात्रि गृह वेधन, लूट, चोरी, यानी प्रॉपर्टी बचाने में मृत्यु तक का कारित करने का अधिकार होता है। अध्याय 5 के अंदर दुष्प्रेरण से संबंधित, इसमें 107 से 120 तक की धाराएं होती है आईपीसी की। दुष्प्रेरण किसी गलत कार्य के लिए प्रेरणा देना या उकसाना होता है। दुष्प्रेरित
दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित। धारा 107 के अंदर 3 प्रकार के दुष्प्रेरण बताए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है उकसाना, द्वितीय नंबर पे है आश्रय सहायता और तीसरे नंबर पे षड्यंत्र में शामिल होने पर कोई सहायता। ठीक है। दुष्प्रेरण एक अपराध है। दुष्प्रेरण के तहत अन्य अपराध भी देना या अन्य कोई भी ऐसा कार्य करना जो अपराध की श्रेणी में आता है। अध्याय 5 के अंदर आपराधिक षड्यंत्र 5A के अंदर आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है, जो धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। धारा 120 के अंदर आपराधिक षड्यंत्र की सजा है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। अध्याय 6 के अंदर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसमें 121 से 131 तक धाराएं हैं। धारा 130 किसी अपराधी के भगाने या छिपाने में सहायता करने या आश्रय देना, इन सभी अपराधियों को गैर जमानती अपराध में रखा गया है। ऐसी सजा का प्रावधान है 10 वर्षों तक का। अध्याय 7 के अंदर नौसेना वायुसेना से संबंधित सेना नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है। इसमें 131 से 140 तक की धाराएं होती है। धारा 132 में किसी अधिकारी या सैनिक को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना। धारा 140 में सेना की वर्दी पहनने पर वह अपराध की दृष्टि में आएगा, जिसमें 3 माह की सजा जो कारावास के रूप में होगी और 100 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। अध्याय 8 के अंदर लोक शांति के विरुद्ध अपराध। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव। धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए सजा और धारा 144 में विधि विरुद्ध किसी कार्य के लिए आयुध, शस्त्र या ऐसी वस्तु जिसमें किसी भी मृत्यु कारित हो सकती है को लेकर आप इकट्ठा होते हैं। इन धारा 141 से 144 के बीच में विधि विरुद्ध जमाव और घटनाओं और अपराध से संबंधित परिभाषित किया गया है। धारा 146 के अंदर बलवा के बारे में बताया गया है, जिसमें जब विधि विरुद्ध किसी कार्य के लिए बल का प्रयोग होता है तो इसे बलवा में आता है वो। धारा 147 में बलवा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो 2 वर्ष प्लस जुर्माना होता है या दोनों हो सकती है। आईपीसी की धारा 148 में बलवा के लिए दंड आदि आयु से लेकर बलवा हो, जिसमें 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकती है। बलवा के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना। बलवा पब्लिक की पैलेस पर नहीं होता, कभी भी बलवा पब्लिक पैलेस पर नहीं होता। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है धारा 148 में। धारा 159 में दंगा के बारे में बताया गया है। दंगा जो पब्लिक पैलेस पर होता है, बलवा इतना याद रखिए, बलवा पब्लिक पैलेस पे नहीं होता, जबकि दंगा पब्लिक पैलेस पे होता है। जैसे किसी पब्लिक पैलेस पर 2 ग्रुप ऐसे। बेसिक लॉ में मूल विधि के क्लास 7 के अंदर हम धारा 159 के बारे में पढ़ा, दंगा के बारे में, जो पब्लिक पैलेस पे होता है, जो हमेशा 2 ग्रुपों में होता है या अन्य ग्रुपों में और भी हो सकता है। सामान्य आशय के बारे में बताया कि धारा 34 के अंतर आता है, जो 4 लोगों से कम लोगों को बलवा के अंतर्गत सजा नहीं दी जाएगी। सामान्य उद्देश्य धारा 149 के अंतर्गत आता है, जो 5 या 5 से अधिक लोगों को धारा 149 के तहत सजा का प्रावधान है। व्हीलिंग वेटिक स्टोन के अनुसार दंगे में दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। अगर एक पक्ष निष्क्रिय है तो उससे दंगा नहीं माना जाएगा। ये भी देख ले, पब्लिक पैलेस पे जो दंगा होता है, इनमें दोनों पक्षों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर एक पक्ष निष्क्रिय है तो उसे दंगा नहीं माना जाएगा।
दंगे में सार्वजनिक स्थान का होना आवश्यक है, जैसे कि बस, रेलवे स्टेशन, आम जनता के बीच सदैव हानि उठानी पड़ती हो। दंगे के लिए 2 व्यक्ति कम से कम या 2 समुदायों की मौजूदगी जरूरी है। आईपीसी की धारा 160 में दंगे के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 माह का कारावास और 100 रुपये जुर्माना होता है या दोनों हो सकता है। अध्याय 9 के अंदर लोक सेवक के अपराध होते हैं। इसमें धारा 161 से लेके 171 की धाराएं होती है। धारा 161 से 165 निश्चित हटा दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत हटा दी गई है। धारा 166 में लोक सेवक जब विधि की अवज्ञा करे जिसमें किसी की क्षति कारित होती है, इसके लिए इसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देय हो सकता है। धारा 166(8) पीड़ित का उपचार न करना। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। इसमें सजा 2 वर्ष प्लस जुर्माना हो, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी। धारा 171 लोक सेवक की वर्दी पहनना या टोकन धारण करना। यह आईपीसी की धारा में लोक सेवक के बारे में बताया गया है, जिसमें लोक सेवक की वर्दी पहनना या टोकन धारण करना भी एक अपराध है। इसमें 3 माह की सजा और जुर्माना या दोनों से भी किया जा सकता है। कपटपूर्ण आशय। अध्याय 9 के अंदर निर्वाचन संबंधित अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ तक अध्याय 7-8 तक जो मैंने इसके बारे में बताया है, यह आईपीसी के वो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नियम्स हैं। इनके बारे में हम जान चुके हैं। इनको आप दोबारा से रीड कीजिए, देखिए वीडियो को। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखिए। दोस्तों, बाकी के नोट्स चैप्टर पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कानून संबंधित बेसिक जानकारी हमेशा मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सवेरा पे। थैंक यू दोस्तों, बाय।